जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार, उसको अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और उसका अध्याय 8 भूमि परीक्षा, उसके श्लोक क्रमांक 51 तक अपन देख चुके हैं कि कैसी कैसी भूमि जो है वो शुभ है, वर्ण के अनुसार शुभ है। 16 प्रकार की भूमियाँ होती हैं, प्रकार के देश होते हैं, जांगल, अनूप और साधारण। और उसके अंदर अब वर्णन करते हैं कि किस प्रकार की भूमि जो है वो अशुभ है। तो कहते लक्षण का वर्णन करता हूँ। पुर यानी नगर आदि बसाने के लिए इस प्रकार की भूमि का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसी भूमि पर टाउनशिप कह लो, नगर कह लो, वो नहीं बसाना चाहिए। तो कहा कैसी भूमि? तो कहा जो भूमि छोड़ देने योग्य है। कौन सी है? तो कहा राख, कोयला, कपाल, हड्डी, भूसी, बाल, विष, पत्थर, चूहे के बिल, दीमक के बिल, बालू आदि से भरी हुई हो जो भूमि, जिस भूमि में ये सब होते हों, उसको छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा कहते हैं कि रूखी, नीची, उपजाऊ, एक तरह से अनउपजाऊ, नीची उपजाऊ यानी कम उपजाऊ, नीची, कटी फटी, बंजर, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज पानी बहता हो, कम वर्षा वाली हो, ऊंची नीची हो, कड़वे कांटे वाले वृक्ष, निसार वृक्ष जिसमें सार नहीं है, सूखे वृक्ष, बिना फल वाले वृक्ष, ऐसे वृक्ष से जो भूमि युक्त हो, हिंसक पक्षियों से भरी हुई हो, ऐसी भूमि को छोड़ देना चाहिए। इस भूमि पर अपने को ग्राम नगर आदि नहीं बसाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि ऐसी भूमि पर निवास करने से क्या होता है? तो कहा पुण्य, भोजन का अन्न, खाने का अन्न, बाजे आदि आवाज़ से साथ उसी क्षण नष्ट हो जाते। कि ऐसी भूमि जो अशुभ है, यदि उस पर टाउनशिप बनाएंगे, नगर बनाएंगे, तो क्या होगा कि वो नष्ट हो जाता है। फिर कहा कि जिस भूमि पर पूर्वावाह, पहले नदी बहती थी, अब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, अब नदी कहीं और से बहने लगी, लेकिन पहले जहाँ बहती थी ऐसी भूमि पर भी नगर बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब वाटर लेवल बढ़ता है, वर्षा अधिक होती है, तो वे नदियाँ वापस आ जाती हैं, पुनः बहने लगती पुराने मार्ग पर। तो कहा ऐसी भूमि को छोड़ देना चाहिए, उस पर नगर निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्लोक क्रमांक 58 में कहते हैं गंध कौन सी अशुभ बताई? तो कहा चर्बी, खून, मज्जा, मलमूत्र के समान गंध वाली भूमि को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार जिस भूमि पर तेल व शव के समान गंध हो, उसको भी त्याग देना चाहिए। जो भूमि हमेशा धुएं के रंग की हो, मिश्र वर्ण की हो, रंगहीन हो, रूखी हो, इस प्रकार की भूमि को भी छोड़ देना चाहिए। जिस भूमि का स्वाद तिक्ल, अम्ल और लवण के समान होता है, वो लोगों से विद्वेष कराने वाली होती है, आपस में झगड़ा कराने वाली होती है। ऐसी भूमि का भी त्याग करना चाहिए। और क्या कहते हैं? जो भूमि रूखे, तीखे स्पर्श वाली हो, जो हमेशा गर्म या ठंडी हो, इस प्रकार की भूमि का छूने में सुख ना हो, उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये बताते हैं कैसी कैसी टाउनशिप जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ नहीं बनवाना चाहिए। फिर आवाज़ के अकॉर्डिंग कहते हैं गीदड़, ऊंट, कुत्ता, गधा, झरने के समान, टूटे बर्तन के समान क्रूर आवाज़ वाली जो भूमि है, उसका भी त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अब इसके उपरांत थोड़ा सा कहते हैं कि देखो भूमि की परीक्षा कैसे करना, उसकी थोड़ी खुदाई करना। जो शुभ लक्षण है वो भूमि हमने सिलेक्ट की, उसके बाद हल चलाने पर जो भूमि में से शुभ पदार्थ निकले, उसके अनुसार शुभ अशुभ का ज्ञान करना चाहिए। तो कहते हैं लकड़ी निकले तो आग लगने का भय, ईंट निकले तो धनागम, कंकड़ निकले तो शुभ, हड्डी निकले तो कुल का नाश समझना चाहिए। ये जब भूमि को हल से खुदवाया तो उसमें जो अंदर से पदार्थ निकले उसके अकॉर्डिंग अब शुभाशुभ लक्षण का वर्णन करते हैं।
श्लोक क्रमांक 65 में शुभ भूमि के लक्षण बताते हैं, शुभ भूमि के बारे में बताते हैं कि जो भूमि फर्टाइल है, उपजाऊ है, जहाँ बहुत अधिक घास है, जो स्निग्ध है, नॉर्थ के पूर्व में ईशान में झुकी हुई है, इस प्रकार वो शुभ कही गई है। श्लोक क्रमांक 66 के आगे बताते हैं, स्नान कर भूमि की परीक्षा, सफेद वस्त्र व माला को धारण कर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर वास्तुदेव की पूजा करके भूमि के बीच में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गड्ढा खोदना चाहिए और जो मिट्टी निकले उसे निकालकर पुनः उस मिट्टी को उस गड्ढे में भर देना चाहिए। यदि मिट्टी बच जाए तो अच्छा है, कम पड़ जाए तो अधम है। इससे क्या होता है, भूमि की डेंसिटी का पता लगता है कि जो भूमि ठोस है, जिसमें चूहे इत्यादि के बिल नहीं हैं, जो खोखली नहीं है, पोली नहीं है, हॉलो नहीं है अंदर से, तो उसकी कॉम्पैक्टनेस, डेंसिटी जिस भूमि की स्ट्रांग है वो भवन निर्माण के लिए शुभ है। ये वर्णन यहाँ किया गया है। उसके बाद कहते हैं शकुन की दृष्टि से, गड्ढा खोदने पर यदि मिट्टी में मणि, शंख, मूंगा आदि मिलते हैं तो भूमि शुभ है। भूसी, कोयला, राख, पत्थर, हड्डी निकले तो अशुभ है, ये न निकले तो शुभ है। उसके बाद जो सॉइल टेस्टिंग कह लो, जिसको घनत्व परीक्षण पहले देखा, अब मॉइस्चर टेस्ट कहते हैं कि वो जो गड्ढा खोदा 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा, उसको पानी से भर दे, फिर किसी भी डायरेक्शन में लगभग 100 कदम जाए और वापस आकर पानी का स्तर देखे। यदि जल भरा हुआ है गड्ढे में तो शुभ है, कम हो जाए तो मध्यम और खाली हो जाए तो अधम कहिए। यह क्या बताते हैं कि वो जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। उसका मॉइस्चर कंटेंट यदि अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है इसका मतलब उसमें नमी की कमी है। तो जो हमको क्यूरिंग करना पड़ती है, तरी करना पड़ती है ईंट आदि की जुड़ाई के समय, वो ज़्यादा बार करना पड़ेगी। उसके बाद एक और परीक्षण बताते हैं, इसको अपन रेडिएशन टेस्ट कह सकते हैं, कि गड्ढे में वर्ण के अनुसार सफ़ेद आदि रंग की माला रखे और जिस रंग की माला न सूखे उस वर्ण के लिए वो भूमि शुभ है। पहले देख चुके हैं, ब्राह्मण के लिए सफ़ेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला या सुनहरा और शूद्र के लिए काला रंग बताया है। तो ये 4 रंग की माला उस भूमि में, गड्ढे में उसको रखते हैं और जिस रंग की माला ज़्यादा समय तक, अधिक समय तक खिली रहती है, सबसे बाद तक खिली रहती है, वहाँ पर वो रेडिएशन ज़्यादा है, ऐसा अपन मानते हैं। तो जैसा रेडिएशन ज़्यादा है, मान लो वाइट कलर का ज़्यादा है, तो कहेंगे ये ब्राह्मण के लिए ठीक है, अच्छी है। इसी रेडिएशन टेस्ट को दीप के माध्यम से भी करते हैं कि उत्तर आदि दिशा के क्रम से 4 दीपक लगाते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में, और जिस दिशा का दीप जो है वो ज़्यादा समय तक जलता है उस वर्ण के लिए वो भूमि शुभ कही गई है। जैसे उत्तर दिशा का दीपक अधिक समय तक जले तो कहेंगे ब्राह्मण के लिए शुभ है, पूर्व का जले तो क्षत्रिय के लिए। इस प्रकार से क्रम से जानना चाहिए। श्लोक क्रमांक 75 में कहते हैं, इस प्रकार पुर यानी नगर के लिए भूमि का वर्णन किया, इसी प्रकार खरवट, ग्राम, खेत के लिए भूमि को जानना। वर्ण के लिए, राजाओं के शिविर के लिए, मंदिर और यज्ञवाट के लिए इसी प्रकार की भूमि जो है शुभ व अशुभ कही गई है। इस प्रकार से नगर आदि के लिए शुभ भूमि के लक्षण को कहा। अब इसके बाद अगले अध्याय के संबंध में कहते हैं, अनेक प्रकार के प्रकल्पमान हस्त के 3 प्रकार के मान का वर्णन करते हैं। तो अब वो हस्त का वर्णन आगामी पाठ में, इकाई में करेंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने देखा कि साइट सिलेक्शन जब करते हैं, भूमि चयन जब करते हैं, तो किस प्रकार की भूमि शुभ है, किस प्रकार की भूमि अशुभ है। ये सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ को अपन देख रहे हैं। तो वास्तु के जो ग्रंथ हैं वो अपने पास उपलब्ध हैं
कुछ ग्रंथ PDF के रूप में हैं, कुछ ग्रंथ प्रिंटआउट के रूप में हैं। तो जो भी इनको प्राप्त करना चाहे, चाहे मानसार हो, महमत हो, मनुष्यालय चंद्रिका हो, राजवल्लभ हो, विश्वकर्म प्रकाश हो, सम्रांगण सूत्रधार हो, तो ये सारे ग्रंथ अपने पास उपलब्ध हैं विक्रय हेतु। तो जो भी इसको प्राप्त करना चाहें वे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर इसमें दिया हुआ है 9229436758। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।